आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 4 बज चुके हैं। स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। और आज की स्पेशल रिपोर्ट में जहां वज़ीर आज़म के उधमपुर दौरे की बात करेंगे, उधमपुर के अंदर वज़ीर आज़म की जानिब से कुछ अहम बयान भी दिए गए हैं, जहां उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात होंगे। उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा भी बहाल किया जाएगा। उसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस पर भी उन्होंने तनकीद की और साथ ही साथ दफा 370 की बहाली को लेकर उन्होंने कहा है कि चैलेंज किया है कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी क्या अगर वो इख्तियार में कभी आती है क्या इससे वो बहाल कर सकते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने चैलेंज भी किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने खिताब के दौरान मोदी स्टेडियम उधमपुर के अंदर जहां लोगों की एक बड़ी तादाद इस रैली में मौजूद थी, तो रैली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है कि गुज़श्ता 50 बरसों से जम्मू कश्मीर का आना जाना है और साल 2014 में लोगों को गारंटी दी गई थी। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया था और लोगों के प्यार से उस गारंटी को पूरा किया गया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि दहाइयों के बाद मिलिटेंसी, हड़ताल और गोलाबारी चुनाव का मुद्दा नहीं है। यह चुनाव मुल्क में एक मजबूत सरकार बनाने का है और एक मजबूत सरकार की आवाम के मफाद में फैसला ले सकती हैं। 10 पहले जम्मू कश्मीर के लोग मेरे साथ हैं और मजबूत किए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे हाथ जम्मू कश्मीर के लोगों ने मजबूत किए हैं और अपनी गारंटी को पूरा किया है, जिसकी वजह से उन्होंने उस गारंटी को पूरा किया। जब लोगों ने उनका साथ दिया, नौजवानों, किसानों और खवातीन से किए गए वादे पूरे हुए हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस एनसीपीडीपी ने लोगों को धोखा दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उन पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और वज़ीर आज़म की जानिब से यह भी कहा गया है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर न सिर्फ असेंबली इंतखाबात होंगे बल्कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा भी बहाल किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी सारे दल जम्मू कश्मीर को फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहते हैं। इन परिवार चलित पार्टियों ने, परिवार के द्वारा ही चलने वाली पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान किया उतना नुकसान किसी ने नहीं किया है। यहां तो पॉलिटिकल पार्टियां मतलब ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। सत्ता के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झोंक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झोंक सकता था। और ऐसा भ्रम बना के रखा था कि बस उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। ऐसा झूठ चलाया, ऐसा झूठ चलाया। आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। दीवार गिरा दी इतना नहीं, उस मलबे को भी जमीन में गाड़ दिया है मैंने। मैं चुनौती देता हूं, हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आ जाए, विशेष करके मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे, ये देश उनका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा।
ये कैसे कैसे भ्रम फैलाते हैं, कैसे कैसे लोगों को डरा के रखते हैं। ये कहते थे 370 हटी तो आग लग जाएगी, जम्मू कश्मीर हमें छोड़ के चला जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने इनको आईना दिखा दिया। वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने विधायक, अपने मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे। इधर जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस ने कहा है कि अदालत उज़्मा की मुदाखलत के बाद मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए मजबूर है। उन्होंने कहा है कि जब भी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होगा तो इंडिया इत्तेहाद की सरकार होगी। इन बातों का इजहार भारत सिंह सोलंकी ने अनिल शर्मा से बात करते हुए किया। वो तो चुनाव कराना नहीं चाहते, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया तो कहां जाएंगे? अब तो मानना पड़ेगा। वो उसी हिसाब से चुनाव कराने के लिए मजबूर हो जाएंगे और चुनाव होगा तो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और इंडिया की सरकार यहाँ होगी। स्टेटहुड का भी आज उधमपुर के मंच से उन्होंने जिक्र किया है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि असेंबली पोल्स को लेकर जिस तरह से विपक्ष ने निशाना जो है वो साधा था, सुप्रीम कोर्ट से भी आप कह रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन करने के बाद जो है अपना फैसला सुनाया है। देखिए, 2024 के चुनाव में बीजेपी डर गई है। उसको लग रहा है कि अब दिल्ली से जाना पड़ेगा वापस, और इसीलिए स्टेटहुड की बात को, जनता की बात को, जनता के गुस्से को उनको स्वीकार करना पड़ रहा है। इसलिए कुछ न कुछ करके लोगों को मना के, प्यार करके, कैसे करके फिर वोट ले ले, फिर जीत जाए, ये कोशिश में ये लगे हैं। राज बब्बर जी आएंगे, 16 तारीख को सचिन पायलट जी आएंगे, हमारी रंजीता जी मेंबर पार्लियामेंट वो भी आज आई हुई है और वो भी गई हैं हमारे उधमपुर में। आपने देखा होगा कि यूपी के चीफ मिनिस्टर आए यहाँ, जिनका बड़ा रुतबा है। कितनी कुर्सियां खाली थी ये पता चल गया। जिसकी सरकार है और जिसका उम्मीदवार ये देश का पीएमओ ऑफिस में मिनिस्टर है, जिसकी इतनी बड़ी धाक है, ईडी, सीबीआई सब वो कर सकते हैं, फिर भी अब जनता ने कह दिया है आप वापस जाओ। बढ़ते आगे बाद जरा मीरवैस मौलवी उमर फारूकी करते हैं, जहां उन्होंने आज नमाज जुमा मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर अदा किया। इससे पहले जहां शब कदर और साथ ही साथ ईद के मुकद्दस मौके पर उन्हें घर में नजरबंद रखा गया है, लेकिन आज इंतजामी की जानिब से पाबंदियां हटाई गई और मरकजी जामिया मस्जिद के अंदर जब मीरवैस मौलवी उमर फारूक ने जुमा नमाज से पहले ही कहा है कि जो पाबंदियां आयद कर दी गई हैं आइमा मसाजिद को, इस सिलसिले में उन्होंने इसकी मजम्मत की है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मीरवैस उमर फारूक की जानिब से कहा गया कि मजहबी रसूमात पर पाबंदियों की वो मजम्मत करता है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि एक बार फिर ये बात जोर देकर कहा कि मरकजी जामिया मस्जिद के मेंबर मेहराब से हमेशा को सदाकत की तर्जुमानी होती रही है और हालात जैसे भी हो ये फरीज़ा अंजाम देते रहेंगे। जुम्मतुल विदा, शब कदर और ईद उल फितर जैसे अहम दीनी तकरीबात पर रियासती हुकाम की जानिब से मुसलसल जो आज जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा से कबल उन्होंने इज्तिमा से खिताब किया और साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर शदीद अफसोस का इजहार किया कि रमज़ान मुबारक के खुसूसी अयाम और साथ ही साथ जुम्मतुल विदा, शब कदर और ईद उल फितर पर उन्हें लाजवाज नज़रबंद रखा गया है। इन दीनी नवियत के हामिल तकरीबात में शिरकत से उन्हें रोका गया और अवामी जज्बात उससे मजरूह किए गए। उन्होंने कहा कि रियासती इंतजामिया के उन इकदामात से बेशक उनके जज्बात शदीद मजरूह हुए, लेकिन हमें हिम्मत, हौसला और
जज्बा वो मुजाहरा करना होगा। उन्होंने कहा है कि एक तरफ हुकूमत बयान हालात में बेहतरी का दावा करती है, लेकिन दूसरी तरफ से आए रोज़ उन्हें और मरकज़ी जामिया मस्जिद को बंद करके खुद ही अपने झूठे दावों की जो है असलियत जो है वो ज़मीनी सतह पर खुल जाती है। कि अगर सन जज्बात सठा मजरूश कि माह रमज़ान किस आखिरी हफ्तस मज शब कदर जुमतुल विदा ईद यम तम अयाम यथ मज इज्तिमाई तौबा इस्तिग़फ़ार कर मंग मंग कर आहुज़ारी कर तो इंसान यसान कि यह मुकद्दस रेत कर बह इख्तिताम पजीर तिथ कन कि इज्तिमाई तौर सपदन दुआ, इज्तिमाई तौर सपदन तौबा इस्तिग़फ़ार। मगर अफसोस सद अफसोस अगर जिस सन जज्बात मजरूश मगर इंशाअल्लाह सन हमदत छन पास पानी वनान अख चीज करान दोहस रातस आसान थकान के तकरीरन मज बयानन मज मीडियान मज कि हे हालात हसा गई बेहतर, हालात हसा गई ठीक, हालात हसा गई क्या काम नया कश्मीर बदाम बदल बदल दलील। मगर हकीकत कि बार बार मुसलमानन हुंद यह मरकज कशीर सारी पत बड़ इबादत गाह यमान बंद कर। अफसोस अफसोस अस क्या करो। बहरहाल इस पे यकीन कि हर कह चीज अर्ज तरफ हजरत बेहतरी सान हमतस सब्रस तो बे इस्तिकामतस कम हे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह तुम वुचु कि बे ग्रेजियल मेंबर बे ग्रेजियल मेहराब अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो युस हक छ तर्जुमानी हुन हक कत वनु गडनिक जुमा ये बत 4 वरी 3 4.5 वरी पत मैं क्या वन तुम कि यह मेंबर यह मेहराब हक तर्जुमान इंशाअल्लाह। सान बुजुर्ग रिवायत रूजमत शहीद मिलत महाजर मिलत या तम ब्रोट पेशरो मीरवाइज जीनन हिज कि हक व सदाकत कत रोज इस वनान यम जन अरबा इक़्तिदार चाहे तिमन पसंद यीतन या मत यीतन हक हक रोजो इस इंशाअल्लाह तर्जुमानी करान। अल्लाहुम्मा सल्लिमना व सल्लिम दीनना व सल्लिम ईमानना व सल्लिम इस्लामना व अजर आखिर कलामना मिन दुनिया शहादत अल्ला इलाहा। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज श्रीनगर पार्लिमानी निशस्त के साथ साथ बारामूला निशस्त पर भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से साबिक वज़ीर आला और पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला बारामूला से पार्लिमानी निशस्त इंतखाबात लड़ेंगे और साथ ही साथ शिया लीडर आगा रूहुल्ला श्रीनगर निशस्त से उम्मीदवार होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज उनकी रिहाइशगाह वाक़ श्रीनगर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। अनंतनाग राजौरी निशस्त से पार्टी ने पहले ही साबिक वजीर और गुजर लीडर मियां अल्ताफ को नामजद किया। उमर अब्दुल्ला का मुकाबला पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन से होगा, जबकि आगा रूहुल्ला पीडीपी के यूथ विंग के सदर वहीद रहमान पर्रा और अपनी पार्टी के सूबाई सदर अशरफ मीर के मध्य मुकाबल होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत कांग्रेस कर रही है क्योंकि ये दोनों जमातें इंडिया अलायंस के शुरका है। अनाउंसमेंट कर देते हैं। नॉर्थ कश्मीर से उमर अब्दुल्ला साहब लड़ेंगे और सेंट्रल कश्मीर से आगा रूहुल्ला साहब लड़ेंगे। ये कैंडिडेट्स हमने अनाउंस कर दिए हैं। अब जो आपने वो रिलीज करना है। इधर जनूबी कश्मीर से उम्मीदवार नामजद होने के शुमाली कश्मीर से उम्मीदवार नामजद होने के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हर एक इलेक्शन अपने आप में एक चैलेंज है और इस इलेक्शन के लिए वो तैयार है। पीएजीडी के मुतल्लिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीएजीडी इंतखाबात के लिए नहीं बना था। हर इलेक्शन अपने आप में एक चैलेंज होता है, एक मुकाबला होता है, लेकिन मैं इस मुकाबले का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तंजीम ने मुझे हिदायत दी इलेक्शन लड़ने की और मैं मैदान में उतर जाऊँगा। जहाँ तक पिछले दिनों तरुण चुग साहब की जो मीटिंग हुई, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ तरुण चुग साहब का
क्योंकि जो अभी तक हम दबी अल्फाजों में कह रहे थे उन्होंने सारा जो है लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला कर दिया है। और अब तो ये साबित हुआ है कि चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो चाहे अपनी पार्टी हो, वो बीजेपी के ही इशारों पे काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में मैंने कहा कि मेरा मुकाबला जो है किसी एक इंडिविजुअल से नहीं है, फ़र्द से नहीं है। मेरा मुकाबला जो है बीजेपी के साथ है और मरकज़ की हुकूमत के ख़िलाफ़ है। आप उनसे पूछिए, कहीं ऐसा नहीं तो कि वज़ीर आज़म साहब जो कहते हैं और जो जानते हैं कि हकीकत है, दोनों में फ़र्क है। क्योंकि अगर वज़ीर आज़म साहब अभी जम्मू में हैं, जम्मू में उन्होंने तकरीर के दौरान उन्होंने कई सारी बातें की। उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में जो भी अभी तक तबाही हुई है उसके ज़िम्मेदार हम लोग हैं। मैं एक सेकंड के लिए इस बात को छोड़ देता हूं अलग कि 3000 से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हैं वर्कर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे सीनियर साथी वो कुर्बान हुए इस मिलिटेंसी के दौरान। वो इसलिए कुर्बान हुए क्योंकि हमने मुल्क का साथ नहीं छोड़ा। हमने अगर जम्मू कश्मीर की तबाही करनी होती तो मेरे 3,500 4,000 साथी जो हैं वो कुर्बान नहीं होते। मेरे इतने सारे साथी इसलिए कुर्बान हुए क्योंकि हमने मुल्क का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन चलिए उस चीज़ को एक मिनट के लिए भूल जाते हैं हम। अगर वाकई जो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं और वो समझते हैं कि ये सही है कि यहाँ की तबाही के ज़िम्मेदार हम हैं, यहाँ तरक्की नहीं हुई तो उसके ज़िम्मेदार हम हैं। 2019 के बाद लोग बेहद खुश हैं। 2019 के बाद लोगों ने तरक्की देखी, लोगों ने रोज़गार देखा, लोगों को अंधेरे से निकाल के एक रोशनी की तरफ वो ले गए। तो उम्मीदवार उतारे ना मैदान में। बीजेपी का उम्मीदवार क्यों नहीं उतर रहा है? तरुण चुग साहब को पीपल्स कॉन्फ्रेंस या अपनी पार्टी की मदद लेने की ज़रूरत क्यों? वो पीछे से क्यों रस्सी लगाम पकड़े हुए हैं? मैदान में उतारे अपनी तीनों उम्मीदवार। हम भी देखें कि वज़ीर आज़म साहब के PAGD कभी इलेक्शन के लिए नहीं बनी थी। हम कम अज़ कम, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले PAGD में सीटों के लिए नहीं आए थे। हम PAGD में आए थे एक बड़े मकसद को हासिल करने के लिए। अब अगर PAGD में कुछ लोगों ने शमूलियत की सीटों के लिए, तो ये सवाल आपको उनसे करना होगा। हम सीटों के लिए नहीं आए थे। हमने सीटों का जो है हमने PAGD को सीटों के मतलब बंटवारे का जो है एक ज़रिया नहीं बनाया। जहाँ तक पार्लियामेंट के इलेक्शन की बात अगर हम करें, देखिए ना, आपको DDC के इलेक्शन याद हैं? मुझे तो अच्छी तरह से याद है। हमने DDC के इलेक्शन में एक फार्मूला इख्तियार किया। फार्मूला के तहत हमने ये तय किया कि 2014 के जो असेंबली के नतीजे हैं, उन नताइज के बुनियाद पे हम DDC के मैंडेट बांटेंगे। जहाँ पे PDP या पीपल्स कॉन्फ्रेंस के MLA जीते थे, वहाँ पे DDC के उम्मीदवार वो उतारेंगे। जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार जीता, वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस का। इधर श्रीनगर पार्लिमानी निशस्त के नामजद उम्मीदवार आकार रूहुल्ला ने कहा है कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर लोगों के मसाइल को उजागर करेंगे और जो कुछ भी आवाम के साथ किया गया है गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान वो उनकी आवाज़ बनकर ऐवान के सामने रखेंगे। चैलेंज की बात नहीं है, चैलेंज की तरफ मैं देख भी नहीं रहा हूँ। मैं अपॉर्चुनिटी के हवाले से देख रहा हूँ। चाहे बडगाम हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे पुलवामा हो, नॉर्थ हो, जहाँ भी हो। मैं इलेक्शन कैंपेनिंग को एक मौका देख रहा हूँ कि लोगों के सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस किया जाए, लोगों की बात को बताया जाए, लोगों के साथ बात की जाए, लोगों को वो बात बताई जो इस वक्त सुनने की और बोलने की ज़रूरत है। जो जिन हालात से हम 5 साल से गुजर रहे हैं, जो हमारे साथ किया गया, जो हमारी इज़्ज़त उछाली गई है, जो हमारा वक़ार हमसे छीना गया, जो हमारे हुकूक हमसे छीने गए, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ हमारे छीने गए, राइट्स हमारे छीने गए, तो उस हवाले से बात की जाए। मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी है। बाकी चैलेंज हम इलेक्टोरली देख लेंगे। मैंने जवाब दिया इनके सवाल में, रिपीट नहीं करना चाहूँगा। बट चैलेंज के हवाले से आपने रीजनल पार्टीज़ की बात की। रीजनल पार्टी, हाँ, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ये कैपिटल सिटी है, यहाँ की आवाज़ कैपिटल सिटी की आवाज़ मानी जाती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वे बढ़ जाती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हवाले से इलेक्टोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा मेरे लिए आइडियोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस हद तक मैं लोगों तक वो बात पहुंचा सकता हूं जो बात पहुंचाने की ज़रूरत है, और किस हद तक मैं लोगों से वो कनेक्ट कर पाता हूं जो बात वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो बात वो पहुंचाना चाहते हैं, वो बात समझने में और पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं। बाकी आपने रीजनल पार्टीज़ की बात कही,
कुछ पार्टीज़ को छोड़ के अलायंस जो है अलाइड जो है जो ओपनली अलाइड है बीजेपी के साथ, उनको छोड़ के बाकी जो रीजनल पार्टीज़ है जो यहाँ पे शायद कंटेस्ट कर रही हो या करना चाहती हो, आई डोंट सी माई सेल्फ कम्पीटिंग विद देम और देम कम्पीटिंग विद माई सेल्फ। कोई कंपटीशन नहीं है। अच्छा है अगर वो भी वही बात जम्मू कश्मीर में करना चाहते हैं जो बात मैं करना चाहता हूँ, अगर वही बात वो भी करना चाहते जो रियासत के लोग करना चाहते तो अच्छा है। जितने ज़्यादा लोग इस सेंटिमेंट को एक्सप्रेस कर पाए, रिप्रेजेंट कर पाए, करें, बेहतर है। हम बात करना शुरू करें, फिर लोग फैसला खुद लेंगे कि किसको कहाँ पे जाना। बहुत डिफरेंस है। मेरे लिए असेंबली एक इलेक्टोरली एक कंफर्ट जोन रहा है। मैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी से रिप्रेजेंट कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूंसी को अच्छी तरह से जानता था, डायनेमिक्स को जानता था, वहाँ पे एक कनेक्ट था। तो उस इलेक्टोरल कंफर्ट जोन को छोड़ के एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए एक ऐसी टेरिटरी में जाना जहाँ पे इलेक्टोरली उससे पहले डायरेक्टली काम ना किया हो और डायनेमिक्स का नहीं पता हो कि इलेक्टोरल डायनेमिक्स कैसे प्ले कर। इधर पीडीपी लीडर महबूब बेग ने कहा है कि कश्मीरियों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि जिस तरह जम्मू में इत्तेहाद हुआ है वैसे कश्मीर में नहीं हुआ और इस तरह का इत्तेहाद होना चाहिए जो वादी के लोगों के लिए बदकिस्मती है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त कश्मीरी अवाम के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत थी। देखिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का इंटरनल मैटर है, वो किसको करेंगे किसको नहीं करेंगे। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि कश्मीरियों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। जैसे जम्मू में सब एक हो गए और एक हो के वो कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या हमारी पीडीपी हो, वो एक हो गए। बदकिस्मती थी आज कश्मीरी को एक मौका मिलता। पूरी दुनिया को 3 सीटों का मामला है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 500 से बहुत ज़्यादा सीटों में 3 की क्या अहमियत है, मगर इसकी अहमियत ये थी कि कश्मीरी को पहला मौका मिलता कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ और उसके बाद जो लगातार उसकी शनाख्त पे हमले किए गए, कश्मीरी के वजूद पे हमले किए गए, एक मौका मिलता हम एक ही आवाज़ में कश्मीरी उसका जवाब देता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के। मगर बदकिस्मती से उस क्राइटेरिया को चुना नहीं गया और जिसके लिए हमने बेहद कोशिशें की कि कश्मीरी को इत्तेहाद की ज़रूरत है, कश्मीरी को एक आवाज़ में बोलने की ज़रूरत है। आज पहली अपॉर्चुनिटी उसको मिली थी लोकसभा इंतखाबात के लिए। बदकिस्मती से कश्मीरी की बदकिस्मती से वो जो अपॉर्चुनिटी है वो उनको दी नहीं गई। बाकी ये नंबर गेम में कोई ख़ास रखा नहीं है। एक मैसेज पूरे देश को और पूरी दुनिया को जाती कि कश्मीरी जो है उन्होंने एक आवाज़ में 5 अगस्त 2019 और उसके बाद जो लगातार उस पर हमले हुए, किसी भी सूरत में प्रॉपर्टी टैक्स हो, बुलडोज़र चलाने हो, उसकी शनाख्त को ख़त्म करना है, उसके स्टेट सब्जेक्ट को ख़त्म करना है, उसकी लैंड छीननी है, उसके रोज़गार के जो मौके हैं वो छीन। नाज़रीन, फ़िलहाल स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।